नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, जहां पर होने वाले हैं उपचुनाव और सियासी सरगर्मियां यहां पर तेज हो गई हैं। सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सियासी गोटियां यहां पर बिछाना शुरू हो चुकी हैं। इस सीट पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा से अपना प्रत्याशी बना दिया है। बीजेपी ने कोशिश क्षेत्र के लोगों की विकास कार्यों के साथ ही सहानुभूति के जरिए वोट समेटने की कोशिश की है। वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी जो कड़ा मुकाबला देने की बात कर रही है, मौजूदा सरकार के विफलताओं को उजागर करके इस सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। तो अमन गिरी और विनय तिवारी, ये दो नाम, दोनों के बीच में मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है। आपको बताएं कि सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में सीएम योगी प्रचार करेंगे। गोला गोकर्णनाथ में 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की तरफ निकल पड़ेंगे। वहां पर भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुनावों में सीएम प्रचार करेंगे, जहां पर 8 और 10 नवंबर का दिन है चुनावी सभाओं का। लेकिन हिमाचल से पहले 31 अक्टूबर को होनी है गोला गोकर्णनाथ सीट पर जनसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और फिर हिमाचल के लिए रवानगी होगी। हिमाचल में 10 से ज्यादा चुनावी रैलियां बताई जा रही हैं। तो यूपी बीजेपी ने उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पहुंच रहे हैं यहां पर, जहां भूपेंद्र सिंह चौधरी कई अहम मीटिंग करने वाले हैं। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है आगे की रणनीति तय करने के लिए। तो आज की बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। भूपेंद्र सिंह चौधरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, जो कि आज महत्वपूर्ण मीटिंग में हिस्सा लेंगे, और ये मीटिंग जो है सीधे तौर पर गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 तारीख को जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए ही है। हमारे सहयोगी इस पर जुड़ेंगे, जो कि और जानकारी देंगे। कितने बजे मीटिंग शुरू होगी, क्या मुख्य एजेंडा रहने वाला है इस मीटिंग का, ये हमारे सहयोगी बताएंगे। फिलहाल आपको बताएं कि इस समय गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पक्की कर ली है, और वहीं कड़े मुकाबले का जीत का दम समाजवादी पार्टी भी भर रही है। विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और अमन गिरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी की ये सीट है और बीजेपी की विधायक के निधन के बाद ही इस सीट के ऊपर अब उपचुनाव होना है। सीधे रुख करते हैं लखनऊ की तरफ, जहां पर हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी इस समय गोला गोकर्णनाथ से मनोज शर्मा जुड़े हैं, और लखनऊ से मेरे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं पहले ऋषभ मणि त्रिपाठी की तरफ। लखनऊ से इस समय हमारे साथ लाइव हैं ऋषभ मणि। आज की ये बैठक जो होनी है, जिसे लेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, बेहद अहम बताई जा रही है। आगे की रणनीति तय की जानी है। आज की मीटिंग के मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं, कितने बजे ये मीटिंग शुरू होगी, और कौन कौन महान हस्ती इस मीटिंग में हिस्सा लेगी, डिटेल बताइए इस मीटिंग की। देखिए, सबसे पहले कंचन, एक बात हम सब लोग जानते हैं, बीजेपी के लिए कहा भी जाता है, बीजेपी 365 दिन इलेक्शन मोड में ही रहती है। वो चाहे उनके संगठन से जुड़े हुए कार्य हों या उनकी पार्टी से जुड़े हुए कार्य हों, वो 365 दिन चलते रहते हैं। किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हों, निकाय चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव हो रहे हों, लोकसभा चुनाव, छोटे बड़े हर चुनाव के लिए बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। आप खुद देख सकते हैं कि उपचुनाव हो रहा है, बीजेपी की सिटिंग सीट है, और वहाँ पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर हैं, जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक वो संगठन से जुड़े कई मीटिंग्स करेंगे, जो वहाँ पर मतदाता सूची है वो उसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पे जितने पन्ना प्रमुख हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे चुनाव की उनकी क्या तैयारी है, ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारियां की हैं उसकी वो समीक्षा भी करेंगे, और योगी सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 की उपलब्धियों के बारे में भी वो चर्चा करेंगे, केंद्र सरकार की नीतियों की चर्चा करेंगे। और जैसा विपक्ष वहां पर घेरने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, गन्ना किसानों का मामला उठाने की कोशिश की जा रही है,
तो अब इस चुनाव के रिजल्ट से ही तमाम चीज़ें और साफ भी हो जाएंगी, चूंकि उस बेल्ट को गन्ना किसानों की बेल्ट माना जाता है। अरविंद गिरी वहाँ के बड़े नेता थे, 5 बार विधायक रह चुके थे। योगी पार्ट 2 में वो फिर जीत के आए, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे अमन को बीजेपी ने उतारा है, तो एक जो स्वाभाविक सहानुभूति है वो अमन के साथ वहाँ पर है। लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लिहाजा समाजवादी पार्टी ने भी कड़ी फील्डिंग की है और उन्होंने विजय तिवारी को उतारा है। अब देखना होगा कौन कितनी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ता है। 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जाएंगे, जनसभा करेंगे। देखना होगा समाजवादी पार्टी की ओर से कौन से बड़े चेहरे जाते हैं और वो कोशिश करते हैं अपने कैंडिडेट को जिताने की। बिल्कुल, वैसे तो यहाँ पर बीजेपी का दबदबा हमेशा रहा है, लेकिन दुश्मन को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। मनोज शर्मा भी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं गोला गोकर्णनाथ से, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। मनोज, देखिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर कई मुद्दे उठा रही है और अपनी जीत का दम भर रही है। हालांकि गिरी परिवार का दबदबा यहाँ पर शुरू से रहा है, पिछले कई सालों से रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 31 अक्टूबर को जो रैली होनी है वो काफी अहम बताई जा रही है। मनोज। बिल्कुल, लखीमपुर बाद एक तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री की रैली को लेकर बीजेपी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पिछले 2 दिनों से लखीमपुर में कैंप किए हुए। आज लखीमपुर खीरी में बूथ के संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, उनके संगठन के जो लोग हैं, उनसे मिलकर आज रणनीति बनाएंगे, उनसे आज मीटिंग करेंगे। बिजवा ब्लॉक गोला में जाके संगठन के कार्यालय के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या रणनीति है, क्या क्या तैयारी की गई है। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार दावे कर रही है कि गोला के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लगातार समाजवादी पार्टी ने 40 लोगों की 4 प्रचारकों की सूची बनाई थी, लेकिन की सूची बनाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का दौरा लखीमपुर खीरी के उपचुनाव में नहीं लगा है। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं बाजार में गर्म है, तमाम तरह की चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसी तरह की कोर कसर इसमें छोड़ना नहीं चाहती। अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, ब्रजेश पाठक की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, जिसने 4 प्रचारक बनाए थे, 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी। सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव में उतार दिया है। अगर गोला गोकर्णनाथ की सीट की बात करते हैं तो ये गन्ना बाहुल क्षेत्र है, किसानी के ऐसे से जुड़ा हुआ मामला है। अगर यहाँ पर बिरादरी के लिहाज से बात करते हैं तो ब्राह्मण, कुर्मी और मुस्लिम 3 बिरादरी बाहुल इस बोर्ड पे है। और कहीं ना कहीं अरविंद गिरी इस इलाके के बड़े नेता थे, जमीनी जुड़े हुए नेता थे। उसको जब अरविंद गिरी को मुस्लिम, हिंदू, हर बिरादरी, हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बिरादरियों का सपोर्ट था। कुल मिलाकर अधिक से अधिक 5 बार लगातार इस इलाके से अरविंद गिरी चुने गए थे। कहीं ना कहीं अरविंद गिरी का इस सीट पर दबदबा जरूर है। कहीं ना कहीं अमन गिरी को पिता की सहानुभूति और पिता के कराए गए कार्यों का भी जरूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन मनोज, ये भी एक बड़ा अपने आप में चिंता बन जाती है, सवाल बन जाता है, क्योंकि अरविंद गिरी को जिस तरह से यहाँ के प्रदेश ने, यहाँ की जनता ने प्यार दिया, वैसा प्यार बेटे को, अमन गिरी को मिलता है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा ऋषभ मणि। लेकिन ये भरोसा जनता के बीच अमन गिरी को पहुंच के उनके बीच में बातचीत करके प्रचार के दौरान लोगों के मन में बिठाना होगा। बेटे को, अपने पिता की प्रथा को, पिता की सत्ता को आगे चलाने के लिए एक बड़ा प्रेशर, और शायद इसी प्रेशर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को यहां पहुंच रहे हैं। और आज जो मीटिंग ली जानी है भूपेंद्र सिंह चौधरी की तरफ से, वो भी इसी रणनीति के तहत की जाएगी। देखिए, जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, पार्टी और प्रत्याशी। वोटर जब वोट देता है किस चीज़ को ध्यान में रख के देता है। वो कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पार्टी को देखते हैं, प्रत्याशी की ओर गौर नहीं करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्रत्याशी को देखते हैं, कभी कभी पार्टी भी उनके लिए इमटीरियल हो जाती है। जब हम गोला गोकर्णनाथ की बात करते हैं तो अरविंद गिरी दोनों ही पैरामीटर्स पर खरे उतरते दिखाई देते हैं। 5 बार वो विधायक रह चुके थे। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर एक बेस वोट है, अरविंद गिरी का अपना बेस वोट है। तो ये मान के चलिए जो
भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट है वो अमन गिरी के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमन गिरी भी पिता के साथ थोड़ा बहुत राजनीति में सक्रिय जरूर रहते थे, लिहाजा उनकी भी विजिबिलिटी है वहाँ पर। स्वाभाविक सहानुभूति अमन गिरी के साथ पहले से ही है, तो ऐसा माना जा सकता है कि हाँ ठीक है, जो पार्टी लेवल का वोट है भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पे हो या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नाम और चेहरे पर हो, तो वो पार्टी वाला वोट है वो उसको बरकरार रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी के। अब यही देखना होगा कि अमन गिरी एक प्रत्याशी के तौर पर मतदाताओं को रिझाने में कितना कामयाब होते हैं। सहानुभूति उनके साथ पहले से ही है, वो फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, संगठन और कैडर से जुड़े हुए लोग भी उतर चुके हैं, लिहाजा वहाँ का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये देखना होगा समाजवादी पार्टी की ओर से कौन सा बड़ा चेहरा गोला गोकरण नाथ के उपचुनाव में जाता है, प्रचार करता है, क्योंकि आजमगढ़ में इस बात की चर्चा जरूर होती रही कि अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी जीती, और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा भी होती है कि शायद वो गए होते तो आजमगढ़ में भी एक अच्छा और दिलचस्प कड़ा मुकाबला देखने को मिलता। कंचन। ऋषभ मणि त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही मनोज शर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आजम खान की बात करते हैं। आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द होने पर रामपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हुई है। समर्थकों ने बीजेपी नेता आकाश सक्सेना को मिठाई खिलाई। आकाश सक्सेना ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो अपने आप में ऐतिहासिक है, देश के लिए एक नजीर बनता है। जब जब इस तरह की हेट स्पीच दी जाएगी तो कोर्ट का फैसला ध्यान आएगा। आजम खान को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, ये सलाह दी है आकाश सक्सेना ने। देखिए, कल कोर्ट का, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट का कल निर्णय आया था जिसमें आजम को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। उसी सज़ा के परिप्रेक्ष्य में हमने चुनाव आयोग से, प्रमुख सचिव विधानसभा से हमने ये मांग की थी कि आजम की जो विधानसभा की सदस्यता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। उसके पत्र को संज्ञान में लिया गया और जो आगे की जो कार्रवाई है उसको बढ़ाया गया और विधानसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया। तो वहीं आपको बताएं कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने आजम खान की सदस्यता खत्म किए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बीजेपी पर आजम खान को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया। तरह से योगी जी की पुलिस ने आजम साहब के मुद्दे में पैरवी की और 3 साल की सजा उनको दी गई, केवल इस बिना पर कि उन्होंने योगी जी को 302 का अपराधी बता दिया था। क्या योगी जी की पहली सरकार बनने के पहले उनके ऊपर 302 का केस नहीं था क्या? और अगर योगी जी ये कहते हैं वो गलत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज थी, तो आज भी तो गलत एफआईआर योगी जी कर रहे हैं दर्ज। तो क्या वो सपा के सरकार में गलत दर्ज हो सकता है? तो क्या आज इनकी सरकार में गलत मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं लोगों पर? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। आजम खान इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। पार्टी ने आरोप लगाया कि हड़बड़ाहट में आजम खान की सदस्यता रद्द की गई है। लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं, और जनता की अदालत में माननीय आजम साहब कई बार सांसद, कई बार विधायक रहे। आज जिस तरीके से हड़बड़ाहट में उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, माननीय आजम साहब माननीय न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देंगे और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने आजम खान की विधायकी रद्द करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इतनी जल्दी आजम खान की विधायकी रद्द करना ठीक नहीं है। अखिलेश यादव और आजम खान के साथ खड़े होकर आंदोलन उनको करना चाहिए। जब आवाम ने उनको चुन करके भेजा, मेंबर असेंबली बनाया, तो फिर असेंबली के अध्यक्ष को, स्पीकर को यह हासिल नहीं है कि वो किसी भी विधायक को इतनी जल्दी मुअत्तल कर दे या बर्खास्त कर दे। असेंबली के स्पीकर का यह फैसला निहायत ही गैर मुंसिफाना है और ये इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। यूपी के बांदा में हत्या हुई है। सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बताएं कि 2 युवकों पर कार चालक की बेरहमी से हत्या का आरोप लगा। हत्या करने के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया
और मौके से दोनों हत्यारे फरार हुए। जैसे ही पुलिस को इस खबर की जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचती है पुलिस, तलाश शुरू करती है और एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेती है। शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। दो अभियुक्तों ने थाना नौबस्ता, जो कानपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आता है, वहां से एक ओमनी वैन किराए पर ली। उसको लेकर के अपने ननिहाल बांदा आ गए और अपने ननिहाल के अहाता परिसर में, जो काफ़ी लंबा है, 200 मीटर के लगभग है, उसमें इन्होंने ड्राइवर की हत्या करके शव को छुपा दिया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी से खबर, चलती बाइक में अचानक से आग लग गई। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आग लगने से बाइक धुंधु कर जली है। बाइक सवार ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बुलंदशहर में सड़क हादसा हुआ। 2 मासूम बच्चों के साथ महिला की मौत हो गई। ये मामला गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के चंद्रपुरा मोहाली मोड़ के पास हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में 2 मासूम बच्चे और उनकी मां, तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हुआ। गुलावटी पुलिस ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मैं खड़ा था साइड में, जब ट्रैक्टर निकल रहा था तो ट्रैक्टर वाले ने एकदम टक्कर जो मारी। मैंने पीछे से देखा, मेरे लड़की जो एकदम मेरी निगाह बच्चे पर एकदम चढ़ाओ और फिर मेरे घर वाले पे चढ़ा। मैं होपले एकदम मोटरसाइकिल गिरी गया को। मेरा खड़ा था ना, हाँ मैं खड़ा था, मैं एकदम वो कर रहा था, मैं मन की वो निकल जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, पहले मन की निकल जाएगा। उन्हें एकदम झटका जो मारा, एकदम झटका सा लगा। मैंने पीछे देखा तो मेरे बच्चे ट्रैक्टर के नीचे थे। अच्छा, कितने लोगों की हादसे में चोट आई है? गुरुग्राम से खबर, सिरफिरे की करतूत आपको दिखाते हैं। एक वायरल वीडियो आपको दिखाएंगे जहां पर एक सिरफिरा चलती कार के पीछे पटाखे चला रहा है। कार भी चल रही है, पटाखे भी चल रहे हैं और पीछे चल रही गाड़ियों में से किसी ने वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। आसपास की गाड़ियों को भी खतरा लगा। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ से खबर आ रही है। बेखौफ दबंगों ने एक युवक की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। मामला नगर कोतवाली के भगवा चुंगी चौराहे का है। आधा दर्जन गुंडों ने युवक को पीटा है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। गुंडे चौराहे पर दबंगई दिखाते रहे, युवक को पीटते रहे। इस दौरान चौराहे पर लोगों की जमा भीड़ आप देख पाएंगे। किसी तरह से लोगों के द्वारा छुड़ाने पर इस शख्स को छुड़ाया गया। खबर जौनपुर से है, जहां पर डेंगू के चलते कई लोगों की मौत के बाद अब जिला प्रशासन की नींद जग गई है। तो नींद से जागा है जिला प्रशासन। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका प्रशासन ने योजना बनाई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने दावा किया है कि 3 दिन में हर गली मोहल्ले में फॉगिंग और एंटी लावा का छिड़काव किया जाएगा। बता दें आपको, डेंगू ने कई लोगों की जान ले ली है और कई मरीज इस समय वाराणसी, लखनऊ और कई अस्पतालों में, महानगरों के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। हमारी नगर पालिका से द्वारा डेंगू को मात देने के लिए फॉगिंग और एंटी लार्वा दोनों का प्रयोग किया जा रहा है। वार्डों की सफाई की जा रही है। आज जो है नगर पालिका में व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक हुई और उसमें जो है इस चीज़ पे चर्चा की गई कि किस तरह से जो डेंगू के बढ़ते हुए प्रकोप को खत्म किया जाए। माफिया मुख्तार के भाई और बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी पर गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ में अफजाल की 12.5 करोड़ के घर को कुर्क कर दिया है। 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। डालीबाग में स्थित ये घर
अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर है। कुर्की से पहले पुलिस ने घर को खाली भी करवाया है। यहाँ जो लोग मौजूद थे वो अपना सामान लेकर बाहर निकले हैं, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो आपको दिखा रहे हैं कुर्की की कार्रवाई को किस तरह से पुलिस ने, गाजीपुर पुलिस ने अंजाम दिया है। यहाँ बाकायदा मुनादी कराई गई, मकान में जो लोग रह रहे थे उनसे मकान को खाली करवाया गया और उसके बाद 12.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। अफजाल की ये 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया है। कुछ कपड़े हैं और खाने पीने की जो सब। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी के घर की कुर्की की ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें मुनादी करवाई गई और फिर घर के अंदर जो लोग रह रहे थे वो अपना सामान लेकर बाहर निकले और फिर 12.5 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया गया। माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। विगत 4 महीनों में लगभग 75 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी और सहयोगियों की जो है वो जब्त कराई गई है। आज की संपत्ति लखनऊ स्थित है, जिसका आदेश जब्तीकरण का गाजीपुर से हुआ है। 12.5 करोड़ रुपए की ये बंगलो लैंड प्रॉपर्टी जो है मार्केट वैल्यू उसकी 12.5 करोड़ रुपए है। ये प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी इनकी पत्नी के नाम पे जो है वो दर्ज है और इनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं। मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी जो भी हैं उनका चिन्हांकन किया जा रहा है, इनके प्रॉपर्टी का चिन्हांकन किया जा रहा है और भारी मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और प्रॉपर्टीज़ का जब्तीकरण आने वाले वक्त में किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। डिवीजन की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में सुनवाई हुई। हिंदू महासभा की मीना मस्जिद को हटाए जाने को लेकर याचिका थी। बरेली में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े काम का मंडल आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण। मल्टी लेवल पार्किंग के काम में मिली खामियों को लेकर अफसरों को लगाई फटकार। नालियां जाम मिलने पर निगम के कॉन्ट्रैक्टर को भी लताड़ा। अयोध्या में डेंगू ने पसारे पांव। जिले के सभी हॉस्पिटल में डेंगू मरीजों की बढ़ रही है संख्या। बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव डेंगू बढ़ने की बड़ी वजह बताई गई है। महोबा के बिलबई तिराहे स्थित खाद समिति में खाद न मिलने से नाराज किसान। सैकड़ों किसानों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई नजर आई। गाजियाबाद के शहीद स्मारक पर सिविल सोसाइटी से जुड़े लोगों की बैठक। कई संगठनों के लोगों ने शिरकत की। पूर्व डीएम अजय शंकर पांडे भी मौजूद रहे। एक साथ मिलकर गाजियाबाद के लिए काम करने का फैसला लिया गया। सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। फर्श पर पड़ी बीमार महिला का वीडियो आया सामने। बीमारी से तड़प रही महिला को देखने के लिए नहीं आया कोई डॉक्टर। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच मारपीट। जूनियर डॉक्टर्स पर तीमारदारों को पीटने का आरोप। घटना का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया। रायबरेली में थाने में तैनात उर्दू अनुवादक का रिश्वत लेते हुए वीडियो हो रहा वायरल। जमानत तस्दीक किए जाने के नाम पर रिश्वत ले रहा था अनुवादक मोहम्मद मजीद। एसपी ने मामले की जांच कराने के लिए बाबू को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में रामलीला मेले में हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में दूसरे दिन भी झगड़ा हुआ। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गाजीपुर में गंगा नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। छठ पूजा के लिए घाट पर वेदी बनाने के लिए गए थे दोनों युवक। वेदी बनाने के बाद नहाते वक्त दोनों डूबे। कौशाम्बी में महिला से गैंगरेप की कोशिश का मामला आया सामने। केस दर्ज करने के बाद ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर प्रयागराज से है, जहां पर माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। शाइस्ता ने कहा है कि उनके दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी चल रही है। शाइस्ता ने मौजूदा आईजी और एडीजी पर आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले में सीएम योगी से जांच की गुहार लगाई है। साथ ही अतीक अहमद के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, सबके मुख्यमंत्री हैं वो।
अब हम मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री जी से और आप मीडिया के ज़रिए हम ये पत्र भेजना चाह रहे थे, तो हमने मीडिया के थ्रू हमने ये पत्र भेजा मुख्यमंत्री को और मिलने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ोन भी करते हैं और ऐसे भी मुलाकात करने की ज़रिया वो कर रहे हैं। और हमें जहाँ तक है कि हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे को निर्दोष साबित करें, हमारा बच्चा बेकसूर है। ये हम भी समझते हैं कि योगी जी ईमानदार हैं, बहादुर हैं, मेरी भी समझ है। और बीजेपी की अभी तक बीजेपी की जो है वो पसमानदा मुसलमानों को लेकर कार्रवाई चल रही है, तो हम भी पसमानदा हैं। आप भी मिलना चाहती हैं? हम भी मिलना चाहते हैं। रुकना हुआ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।